जय हिंद बच्चों आज हम अपने गणितीय सूत्र महत्वपूर्ण गणितीय सूत्र का जो तीसरा वीडियो है वो देखेंगे। समाकलन क्या चीज़ होता है। तो समाकलन का वैसे अगर व्यापक अर्थ देखें तो समाकलन का मतलब होता है सतत योग, कि हम किसी फलन का अगर सतत योग करें तो उसे हम समाकलन बोलते हैं। तो असल में समाकलन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? समाकलन का मेनली इस्तेमाल किया जाता है किसी फलन के अगर हम ग्राफ को प्लॉट करें तो उस ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है उसे ज्ञात करने के लिए। जैसे हम अवकलन क्यों करते थे? अवकलन द्वारा हम क्या करते थे? अवकलन की सहायता से हम क्या करते थे? किसी फलन का जब हम कोई ग्राफ प्लॉट करते थे तो उस ग्राफ का किसी बिंदु पर झुकाव ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? फलन का अवकलन करते हैं। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब इंटीग्रेशन यानी समाकलन किस लिए उपयोग में लिया जाता है, उस चीज़ को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो समाकलन का व्यापक अर्थ किसी फलन f(x) का सतत योग है। कोई भी फलन का सतत योग जो होता है वो समाकलन की प्रक्रिया है और ये अवकलन का बिल्कुल व्युत्क्रम होता है। अगर किसी राशि का हम अवकलन करें और अवकलन करके उसका समाकलन कर दें तो वापस वही भौतिक राशि हमें मिल जाएगी, वही फलन हमें वापस मिल जाएगा। इसका अर्थ ये है। उसके बाद में अब हम समझते हैं कि समाकलन असल में है क्या। तो इसे समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक फलन लेते हैं y, ठीक है, और उसका जो चर लेते हैं वो x लेते हैं, यानी चर x के बदलने से y का मान बदलता है और हम y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि हमें एक सीधी रेखा मिलता है इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, इस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल निकालता हूँ। तो इस ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक डॉटेड लाइन नीचे लगाता हूँ और यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर मान लीजिए x का मूल बिंदु पर x का मान 0 है इस अक्ष पर, और इधर x का मान जो है वो कितना हो गया, x बराबर x1 हो गया। और यहाँ y का मान कितना है, यहाँ पर y का मान यहाँ y1 है। अगर इसके क्षेत्रफल को हम ज्ञात करें, ये सारा क्षेत्रफल ज्ञात करें तो ये तो बिल्कुल आसान है क्षेत्रफल ज्ञात करना, क्योंकि ये क्या है, एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, देखो x1 - 0 और इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर y1 - 0, अर्थात कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कितना हो गया, x हो गया। यहाँ से लेकर अगर हम देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना होगा, ये x1 हो गया, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल कितना हो गया, y1 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, सिंपल क्षेत्रफल आ गया x1 y1। बड़ी आसानी से निकाल लिया हमने। चलो अब हम दूसरा ग्राफ देखते हैं। मान लीजिए कोई और फलन है, उस फलन में क्या है, हमको एक और ग्राफ दे रखा है। ये वाला दूसरा ग्राफ देखिए, ये वाला, ये जो ग्राफ है, तो इसमें ये एक स्लैंटिंग लाइन है। तो ये स्लैंटिंग लाइन जो है, इसके लिए अगर हम देखें इसका शीर्ष यहाँ है, इसको नीचे मिलाएं तो अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 से यहाँ पर x बराबर क्या ले लें, x1, तो यहाँ पर क्या मान आएगा इसका, यहाँ पर y बराबर आ जाएगा y1। अब इसके नीचे का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसके नीचे का क्षेत्रफल, ये सारा इसका क्षेत्रफल है नीचे का, ये हमें अगर ज्ञात करना है। मान लीजिए ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, तो ये क्या है, एक त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो 1/2 आधार कितना है इसका, x1, और ऊंचाई कितनी है इसकी, y1। तो ये इसका क्षेत्रफल आ गया। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, x1, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, y1। इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, बड़े आसानी से निकल गया। तो इस तरह के जो फलन होते हैं, जो सरल रेखीय होते हैं ग्राफ जिनके, उनका तो निकाल लेते हैं। लेकिन अब हम एक और देखते हैं ग्राफ, x और y में संबंध। ये देखिए, ये जो ग्राफ है ये इस तरह से है, ठीक है, सरल रेखा नहीं है, एक फलन का उसके चर के साथ ग्राफ है। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, मान लो आप इसका क्षेत्रफल निकालते हो, आप कहते हो कि इसको यहाँ मिला दो, ये x1 हो गया x अक्ष पर, और ये मान जो हो गया x2 हो गया। तो अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालते हो, ना तो ये कोई आयत है, ना कोई वर्ग है, ना ये कोई त्रिभुज है, ना कोई समलंब चतुर्भुज है, यानी ये किसी भी तरीके की कोई फिक्स आकृति नहीं है। तो इसमें अगर हम ये आयत का क्षेत्रफल अगर हम निकाल भी लें तो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है उसका क्षेत्रफल हम यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे। यानी कहने का अर्थ मेरा, ये वाला जो क्षेत्रफल है फिर वो हमसे नहीं निकलेगा। इतना नीचे वाला क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे आयत मान करके, लेकिन ऊपर वाला क्षेत्रफल हमसे नहीं निकलेगा। तो उसका सोल्यूशन क्या, एक स्टूडेंट कहता है कि इसका सोल्यूशन ये है कि आप क्या करो, इसमें एक छोटी सी पट्टी ले लो, इतनी सी, ये छोटी सी हमने एक पट्टी ले ली, ठीक है। ये जो पट्टी हमने ली है
इस पट्टी की ये जो चौड़ाई है ये x अक्ष पे dx ले लो और इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ऊंचाई है ये आप y ले लो, या मान लीजिए कुछ भी ले लो, ये y ले ली हमने। अब देखो, हालांकि देखो यहाँ पर थोड़ा सा कर्वेचर है, यहाँ पर थोड़ा सा वक्राकार है, यानी इस बिंदु और इस बिंदु पर अगर हम यहाँ मिलाएं तो मान जो है डिफरेंट है, लेकिन ये इतना छोटा है कि हमने लगभग ये मान लिया कि ये स्ट्रेट है, इस तरह से स्ट्रेट है ये, ठीक है, ये स्ट्रेट है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट्स की जो हाइट है वो सेम y मान ली हमने। ऐसा मानकर मैं इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालता हूँ। तो आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी dx, चौड़ाई कितनी है dx, लंबाई कितनी है y, तो इस पट्टी का क्षेत्रफल आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस तरह की बहुत सारी पट्टियाँ बनाता हूँ इसमें, और इन तरह से इन पट्टियों का क्षेत्रफल निकाल करके और इन सब क्षेत्रफल को जोड़ देता हूँ मैं। तो सारी पट्टियों का क्षेत्रफल जब मैं जोड़ूंगा तो एक पट्टी के क्षेत्रफल का क्या कर दूंगा, मैं समेशन कर दूंगा। ये समेशन जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि हम इसका योग कर रहे हैं इन सभी पट्टियों का। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो हम अभी भी इसका पूरा क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि मान लीजिए हमने एक पट्टी, ये पट्टी ली हमने, मान लो ये पट्टी ली, तो इस पट्टी में ये वाला जो वक्राकार भाग है उसमें इतना हिस्सा अभी भी बच जाएगा, क्योंकि हमने तो इसे क्या माना है, हमने तो इसे आयताकार माना है, लेकिन ये आयताकार नहीं है, ये तो इस तरह की शेप है। तो ये ऊपर वाला जो क्षेत्रफल बच गया इसे हम क्या करें फिर, तो इसके लिए ये सॉल्यूशन है कि हम ये जो इतनी चौड़ी पट्टी है, इस पट्टी की जो ये चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई dx, इसे हम क्या कर लें, और छोटा कर दें। कितना छोटा कर दें कि dx टेंड्स टू 0 हो जाए, यानी हम पट्टी की चौड़ाई कम 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 करते करते इनफाइनाइटिज्मल, यानी इसको लगभग 0 के नज़दीक ले जाएं। तो जब हम इसको 0 के नज़दीक ले जाते हैं तो उस अवस्था में फिर हम क्या करते हैं, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं और उस टर्म को हम बोलते हैं समाकलन। तो अब ये जो यहाँ पर समेशन है, समेशन की जगह हम ये s सिंबल लगा देंगे, s का मतलब समेशन या सम से है यहाँ पर, तो ये हम s लगा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, उस रेंज को लिख देंगे जिस रेंज में हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये किस रेंज में ज्ञात करना है हमें क्षेत्रफल, ये देखो ये रेंज है हमारी x1 से लेकर x2 तक। तो हमने यहाँ पर रेंज को पुट कर दिया x1 से लेकर x2 तक, और एक पट्टी का क्षेत्रफल y dx है। तो इस तरह से हमने ये जो टर्म लिखी है, इस टर्म में ये जो हमने ऑपरेटर यानी संकारक लगाया, ये समाकलन को व्यक्त करता है। तो ये जो समाकलन का ऑपरेटर s है, ये s, इसके साथ में यहाँ पर आप देखो dx भी लिखा हुआ है। dx हमें ये बताता है कि वेरिएबल यानी चर राशि क्या है, कौन सी चर राशि के सापेक्ष हमें फलन का समाकलन करना है। तो हमारा फंक्शन यानी फलन ये है और चर राशि का जो अल्प मान है dx वो ये है। तो इस तरह से इनको हम बोलते हैं लिमिट्स, इसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट, ठीक है। तो x1 और x2 क्या हो गई, लिमिट्स हो गई। तो ये आपका समाकलन आ गया। तो इस तरह से समाकलन की सहायता से क्या कर सकते हो आप, किसी भी कोई भी मान लीजिए आपका ग्राफ है उसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हो। तो समाकलन का उपयोग करके किसी फलन y के नीचे के क्षेत्रफल को ज्ञात किया जा सकता है। नीचे का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है, इस ग्राफ और ये जो वेरिएबल है इसका, इसके एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल है, ये सारा क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि इसका फ़ायदा क्या है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। आगे चल के जब हम आगे जाएंगे लेसन में तो हमें पता चलेगा कि क्या यूजेज हैं। अब ये समाकलन जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक समाकलन वो होता है जिसमें लिमिट दी हुई होती है, ठीक है, और एक समाकलन वो होता है जिसमें लिमिट्स नहीं दी होती कि कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना है। जिसमें लिमिट नहीं दी है उसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं हम, ठीक है। अनिश्चित समाकलन को जब हम सॉल्व करेंगे, ये देखो s यानी समाकलन, समेशन, ये समाकलन यानी सम। तो ये जो फंक्शन है हमारा f ऑफ x, हमने इससे पहले y से लिखा था ताकि हम f ऑफ x को हमें बार बार ना लिखना, हम सिंपली y लिख दिया था हमने। अब इसको हमने फंक्शन f ऑफ x दिखाया है। तो ये जो फंक्शन है इसका x के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे तो जो भी मान हमें मिलेगा समाकलन करने से, उसके साथ हम अपने मन से एक नियतांक k जोड़ देंगे। ये k नियतांक सब जगह जोड़ना है, कब, जब आपको समाकलन की लोअर और अपर लिमिट ना दी हुई हो। तो वो हम अभी देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। दूसरा है निश्चित समाकलन जिसमें लिमिट दी हुई हो। तो लिमिट कैसे दी होती है, जैसे ये लिमिट a से b तक समाकलन की लिमिट दी हो। तो पहले तो समाकलन को हल करेंगे तो ये मान आ जाएगा, फिर इसके बाहर हम ब्रैकेट लगाएंगे, लोअर लिमिट को नीचे लिख देंगे, अपर लिमिट को ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब ऐसा लिख दिया। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में,
हम जहाँ x है वेरिएबल x उसकी जगह पहले b रखेंगे और पूरे फंक्शन में b रख के मान निकालेंगे। दूसरी बार क्या करेंगे, माइनस लगा के इस x की जगह a रखेंगे। तो देखो पहले b रखा फिर a रखा, ये मान हमें मिल गया। ये भी हम आगे देखेंगे कैसे है। बस एक बार सिर्फ ये ध्यान रखो कि अनिश्चित समाकलन है तो हमें नियतांक लगाना है और निश्चित समाकलन है तो हमें जो लिमिट्स हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। फिर नेक्स्ट आता है समाकलन के सूत्र। कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अवकलन में क्या होता है कि किसी भी फलन का अवकलन किया जा सकता है, लेकिन समाकलन सभी फलन का समाकलन हो जाए ये निश्चित नहीं है। तो समाकलन में हम क्या करते हैं कि कुछ निश्चित समाकलन हमें दिए हुए हैं जो हमें सीधे याद करने होते हैं। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं कि किसी चर की घात n का हमें समाकलन करना है। तो इसका अवकलन किया था, आपको ध्यान है। अवकलन में हम क्या करते थे, घात को नीचे उतारते थे, घात में से एक कम कर देते थे, बस इतना सा करते थे। समाकलन में हम क्या करेंगे, समाकलन में जो इसकी घात है पहले उस घात में हम एक जोड़ेंगे, +1 करेंगे और +1 करने के बाद ये जो पूरा मान आता है उसको हम नीचे लिख देंगे। कैसे, देखो x की घात n का समाकलन करना है तो ये देखो समाकलन का निशान x की घात n dx तो और समाकलन का निशान ये दो तो आता ही है। अब x की घात n का समाकलन कैसे होगा, मैंने क्या कहा था, घात में एक जोड़ो यानी n+1 कर दो और सेम इसको अपॉन में रख दो। ठीक है, तो अवकलन में क्या था कि घात को हम नीचे लिखते थे और घात में से एक कम कर देते थे। अब इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया। इसमें हम पहले क्या करेंगे, घात में एक जोड़ेंगे, +1 करेंगे और जो अब जो घात बनी उसे डिवाइड कर देंगे और प्लस अचर पद लगा दिया बीच में। ठीक है, ये जो समाकलन है x की घात n, इसमें n का मान -1 नहीं हो सकता। अर्थात n का मान -1 है मान लो, तो x की घात -1 मतलब 1/x। 1/x का समाकलन जो है मैं आपको अलग से बताऊंगा। उसके अलावा किसी भी चर की कोई भी घात हो आप उसका समाकलन इस मेथड से निकाल सकते हो। तो देखो सबसे पहला हमारा है x की घात n। तो x की घात n में हमने x dx निकाला। तो ये x एक्चुअल में है क्या, x की घात 1 है, तो हम क्या करेंगे 1+1 अपॉन 1+1 कर देंगे और कांस्टेंट k ले लेंगे। तो ये क्या होगा, x की घात 2/2 प्लस k आ गया ये मान। इसी तरह से ये देखो यहाँ dx है, एक्चुअल में ये dx खाली लिखा हुआ है ना, यहाँ x की घात 0 है ना। तो ये कितना हो जाएगा फिर, x की घात 0+1 0+1 यानी सिंपल x आ गया। और इसके साथ में अचर पद k भी लेना है हमें, पहले अचर पद k लेंगे तभी इसको आगे लिखेंगे इस तरह से। तो हम ये x प्लस अचर पद k आ गया। अब ये देखो नेक्स्ट देखो x की घात 2, x की घात 2 को क्या करेंगे हम, x की घात 3/3 लिख देंगे, अचर पद k लिख देंगे। अब धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1/x²। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको ऊपर लाएंगे और x की घात -2 dx लिखेंगे, क्योंकि हम इसको क्या करें, हर से अंश में लेके आए हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाए हैं, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। +2 है ना, -2 हो जाएगी, सिंपल है ये तो। अच्छा अब हम क्या करेंगे, x की घात -2 है उसमें एक जोड़ेंगे, -2 है एक जोड़ेंगे, प्लस अचर पद k लगा देंगे। क्या बन गया, ये x की घात बन गया -1/-1 प्लस k। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे, अब देखो -1 है ना x की घात, तो इसको नीचे ले आएंगे और माइनस को सामने ले जाएंगे, तो 1/x प्लस k बन गया। बिल्कुल सिंपल है, देखो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब ये √x है, तो √x का मतलब क्या होता है, x की घात 1/2 dx। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसमें हम एक जोड़ देंगे और सेम ये नीचे लिख देंगे और प्लस k लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा फिर, ये हो गया x की घात 3/2 और 3/2 प्लस k। आप चाहे तो इसे ऐसे लिख दो पलट के 2/3 और इसे x√x भी लिख सकते हो। अब ये मैंने आप पिछले डेरिवेशन में बताया था आपको कि x की घात 3/2 को x√x लिख सकते हो, यानी x की घात 1 x की घात 1/2, तो जुड़ कर x की घात 3/2 होगी ना इसे। अब ये 1/√x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की घात -1/2। तो इसको हम हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x की घात +1/2/1/2 प्लस k बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 2√x और साथ में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट k आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ये देखो -½ है, +1 करेंगे तो +½ बन जाएगा, +½ से डिवाइड कर दिया, ये चीज़ बन गई। तो इस तरह से ये चीज़ होगा। तो इस तरह से आप ये सारे कर सकते हो। अब देखो यदि फलन का गुणांक अचर पद है, अगर मान लीजिए फंक्शन जो है उसका जो उसके साथ में जो उसका गुणांक है यानी जो कोफिशिएंट है
वो अगर अचर पद भी आ रहा है उसके साथ, तो ये देखो एक फलन है उसका हमें समाकलन करना है और उसके साथ अचर पद ए है, तो अचर पद को बाहर लिख लो पहले और उस फलन का समाकलन कर दो। सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं है। अब जैसे ये है 2x की 2x रेज़ टू पावर क्यूब है इसकी, ठीक है। तो पहले 2 को बाहर निकाल लो, x3 dx लिख लो। अब क्या करोगे, आप इसको सॉल्व कर लोगे। सॉल्व कैसे करोगे, 2 को तो एज इट इज़ रहने दो, x3 कितना हो जाएगा x4/4 और प्लस कांस्टेंट k, 2 से 4 कट जाएगा तो क्या आ गई x की घात 4/2 प्लस k बन जाएगा। अब ये देखो 5/x² है तो 5 को बाहर ले लो और समाकलन x की घात -2 dx, इसको dx को लिख दिया हमने यहाँ पर, तो नीचे से ऊपर ले आए तो इसको क्या करेंगे हम 5, अब ये क्या हो जाएगा x की घात -2 + 1, x की घात -1/-1 प्लस कॉन्स्टेंट k, तो ये क्या हो जाएगा -5/x + k हो जाएगा। इसको नीचे ले गया मैं उठा करके। अब देखो अब आ गया, देखो ये इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है कि 1/x का समाकलन, मैंने कहा था ना कि x की घात जो है -1 नहीं हो सकती, x की घात -1 होने का मतलब 1/x, 1/x का समाकलन फिक्स है log e बेस पर x प्लस अचर पद के, ये फिक्स है। 1/x का समाकलन log x होता है, याद रखेंगे हम इसको। फिर आता है जोड़ या घटाव में समाकलन का बंटन नियम। कुछ नहीं है, मान लीजिए दो राशियां यानी दो फलन आपस में जोड़ में हैं या घटाव में हैं, तो उसका आप क्या करोगे, समाकलन करोगे तो उसका समाकलन में क्या होगा, वो दोनों में बंटन नियम लग जाएगा, उसमें u और v दोनों में वो समाकलन बंट जाएगा। पर ये ध्यान रखना जब बंटेगा तो आगे dx आएगा दोनों में, खाली समाकलन का निशान नहीं लगेगा, उसके साथ में dx भी शो करना है। और ये बीच में क्या है, ये वो राशि है जिसका समाकलन होगा। पांचवा जो है वो है अब त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन। त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन में सबसे पहले हम देखते हैं साइन एक्स का समाकलन। साइन एक्स का समाकलन सिंपल है, साइन एक्स का समाकलन जो होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है और प्लस में हम नियतांक के लगा देंगे। अब देखो, अब साइन का जो अवकलन था वो तो था कॉस एक्स, लेकिन समाकलन हो गया माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आप इसके कोण में यानी x जो इसका कोण है उस कोण में x की जगह मान लीजिए ax + b आ गया, तो अब देखो यहाँ पर a और b तो अचर पद हैं, तो ax + b में x जो चर है उसके साथ क्या राशि गुणा हो रही है, a। अवकलन में आपको बताया था कि मैंने कहा था कि इसकी एक फोटोकॉपी हम बाहर गुणा में रख देते हैं अवकलन करने के बाद। समाकलन में उसका उल्टा होता है, तो समाकलन में ये जो अचर पद जो चर के साथ है फलन के अंदर है, बाहर गुणा नहीं है, ये बाहर नहीं गुणा, फलन के अंदर है। तो फलन के अंदर अगर चर के साथ कोई अचर गुणा होता है तो उसकी एक फोटोकॉपी हम समाकलन करने के बाद बटे में रख देंगे। कैसे रख देंगे, देखो हम साइन का समाकलन तो वो वैसे का वैसे ही करेंगे। साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस, और आगे जो कोण है एज इट इज लिख देंगे ax + b, ठीक है। और अब इसके बटे में हम क्या रख देंगे, यहाँ पर a रख देंगे, बस इतना सा करना है आपको, और नियतांक के आगे लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी तरह से कॉस का समाकलन क्या होगा, सिंपल साइन x, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। साइन का समाकलन माइनस कॉस और कॉस का समाकलन साइन, और टेन का समाकलन क्या होगा, टेन का जो समाकलन होता है वो होता है log sec x + k। यूज़ नहीं होगा, सिंपल बता दिया, याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो होता है 10x। सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x प्लस नियतांक लगा दिया k, ठीक है। तो ये आपको 2-3 साइन और कॉस का समाकलन याद होना चाहिए, बाकी अपने को फिजिक्स में ज़्यादा यूज़ नहीं होते। अब देखो एक्सपोनेंशियल पावर जो है e की घात x, इसका समाकलन क्या होता है, वही e की घात x ही हो जाता है, प्लस नियतांक k लग गया। अगर मान लीजिए यहाँ x के साथ कोई अचर राशि है तो वही सेम फलन के अंदर अगर कोई अचर आ जाता है और वो आपके चर के साथ गुना हो रहा है तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसकी एक फोटोकॉपी क्या करते हैं हम, उसकी एक फोटोकॉपी हम अपॉन में रख देते हैं। तो e की घात ax, ये तो e का समाकलन हो गया और अपॉन में a लिख दिया प्लस अचर पद k लिख दिया आगे। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या है, अब आगे निश्चित समाकलन। ये समाकलन इतने ही है लगभग जो हमें फिजिक्स में यूज होते हैं। इसके अलावा अगर समाकलन होंगे तो हम बीच में हम देख लेंगे, मोस्टली जो है यही समाकलन हम
अपने फिजिक्स में 11-12 में यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल समाकलन को हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समाकलन इतना ईजी नहीं है। इसमें कम से कम 30-40 आप ये समझिए कि इसमें टॉपिक्स आते हैं जो हमें 11-12 में करने होते हैं मैथ्स में, तो हम फिजिक्स में इतना ही करते हैं, सिंपल। तो अब आता है निश्चित समाकलन। अब मान लीजिए कोई समाकलन आपको दिया हुआ है और उसकी लिमिट्स दी हुई हैं, तो आप देखो यहाँ पर x = 0 से 2 तक दिया हुआ है। इस समाकलन को हल करेंगे, उसकी लिमिट्स पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखो x² का समाकलन तो क्या होगा, x 3/3 हो जाएगा। बाहर हम क्या रखेंगे, लिमिट। अब लोअर लिमिट कितनी है इसकी, 0, अपर लिमिट कितनी है इसकी, 2। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम क्या करेंगे कि एक बार x की जगह क्या रख देंगे, अपर लिमिट रख देंगे, माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह लोअर लिमिट। कैसे रखेंगे, देखो हम क्या करेंगे, x की जगह रख देंगे अपर लिमिट और उसके ऊपर घात कितनी है, 3, अपॉन में कितना है 3, फिर माइनस लगाएंगे, x की जगह क्या रख देंगे, 0/3। तो ये क्या बन गया, 8/3। ये आंसर आ गया, देखो। ठीक है, अब इसके साथ अचर पद के लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये निश्चित समाकलन है। अब ऐसे ही इसको हल करना है। तो साइन का समाकलन क्या बताया था, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस x लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, लोअर लिमिट रख दी नीचे, यहाँ अपर लिमिट रख दी पाई। ठीक है, माइनस को आप बाहर ले आओ, बाहर रख दिया। अब कॉस में x की जगह एक बार पाई रखो, तो ये कॉस पाई हो गया, फिर माइनस लगाओ और x की जगह आप 0 रखो, ये कॉस 0। कितना सिंपल है, देखो हमने क्या किया, पहले तो समाकलन कर दिया साइन का, माइनस कॉस हो गया, माइनस को बाहर रखा, अब x की जगह अपर लिमिट रखा, फिर माइनस लगाया और फिर लोअर लिमिट रखा, ये रख दिया। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा माइनस। अब कॉस पाई का मान मैंने आपको बताया था, कॉस पाई का मान जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, और माइनस कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो गया, -2 हो गया, यानी वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 आ गई। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका मान 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अपने x का जो वैल्यू है वो 1 से 2 तक 1/x²। अब 1/x² मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है ये, 1/x² का क्या होता है, -1/x। अगर आपको सीधा याद हो तो बहुत अच्छी बात है। 1/x² का नहीं तो समाकलन हल करके देखेंगे, तो 1/x² का समाकलन -1/x। 1/x का समाकलन log x होता है, लेकिन 1/x² का समाकलन हल करने पे -1/x है। लोअर लिमिट कितनी है, 1, अपर लिमिट कितनी है, 2। तो माइनस को बाहर रखो, एक बार x की जगह 2 रख दो, माइनस लगा के एक बार 1 रख दो। तो ये क्या बन जाएगा, देखो माइनस, तो हाफ -1, तो कितना आ जाएगा, माइनस हाफ, तो ये कितना आ गया आंसर, +½ आंसर आ गया। इस तरह से ये आप टॉपिक ये वाला कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है समाकलन के यूजेस, कि समाकलन के उपयोग क्या हैं। तो थोड़े बहुत उपयोग हम देखते हैं कि जैसे हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स यानी गतिकी के अंदर सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है कि हमें मान लीजिए कण का वेग निकालना है, तो हम वेग कैसे निकालते थे, उसके हम क्या करते थे, स्थिति या विस्थापन का अवकलन कर देते थे समय के सापेक्ष, तो हमें वेग मिल जाता था। मैं क्या करता हूँ, dx को यहाँ इससे गुना कर देता हूँ वेग से, तो हमारे पास छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट dx आ गया, तो dt को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी समय को, अल्प से समय को वेग, तात्क्षणिक वेग से मल्टीप्लाई करके हमने अल्प सा विस्थापन निकाल लिया। अगर पूरा विस्थापन निकालना है तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ये आ गया कि विस्थापन का अगर हम अवकलन करते हैं तो वेग बनता था। अब इसका उल्टा देखो, मैंने आपसे यही कहा था ना कि समाकलन जो होता है वो अवकलन का विपरीत होता है, विलोम होता है। तो अगर वेग का हम समाकलन करें तो हमें क्या मिल जाएगा, वापस विस्थापन या स्थिति मिल जाएगी। इसे स्थिति भी बोलते हैं हम, कण की स्थिति, कि कण कहाँ पर है। ठीक है, स्थिति या विस्थापन, ये चीज़ आ गया। तो तात्क्षणिक वेग का समय के सापेक्ष अगर हम समाकलन करते हैं तो कण का विस्थापन या हमें उसकी कण की विस्थापन या स्थिति कहलाता है। ठीक है, दूसरा इसी तरह से देखो, दूसरा क्या है कि अगर हम वेग का अवकलन करते हैं समय के सापेक्ष तो त्वरण मिलता है, लेकिन अगर त्वरण का हम समाकलन करें तो हमें क्या मिलेगा, वेग। तो ये देखो, मान लीजिए हमारे पास कण का त्वरण है, तो समय के सापेक्ष अगर हम उसका समाकलन करेंगे तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, वेग मिल जाएगा। तो ये आपको याद करना है ये।
तो आप इसे याद रखें इस चित्र को कि अवकलन करते हैं तो ऐसे जाते हैं और समाकलन करते हैं तो पीछे की तरफ आते हैं। ठीक है, तो त्वरण का समाकलन करा तो वेग मिल गया। अब इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ जो है इसका, वो क्या है, बल के द्वारा किया गया कार्य। अगर आपको कार्य निकालना है, किसी आपने पिंड पर बल लगाया, अल्प सा विस्थापन dx दिया और F बल लगा के आपने F dx आ गया। अब ये बल जो है ये कांस्टेंट नहीं है, बल्कि मान लो ये वेरिएबल है, ये चेंज होता है। ठीक है, तो फिर ऐसे में हम क्या करते हैं, समाकलन विधि से कार्य निकालते हैं। ठीक है, तो परिवर्ती बल के अधीन कार्य बोलते हैं हम इसको, ये हम यूज़ करेंगे आगे चल के बार बार। तो अगर हमने उसको x1 से x2 तक विस्थापित किया, स्थिति x1 से स्थिति x2 तक विस्थापित किया, तो कुल कितना कार्य किया, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ये सूत्र हम पहले भी देख चुके हैं। तो अब इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो हमने यहाँ पर इसके यूजेस देखे हैं। तो मान ली किसी पिंड पर F बल का मान इतना है न्यूटन में, और ये देखो ये कण की स्थिति जो है उसके हिसाब से बल बदल रहा है, यानी अलग अलग स्थिति पर कण का बल अलग अलग है। तो x बराबर 0 मीटर से 2 मीटर तक अगर हम इसको विस्थापित करें तो हम कुल कितना कार्य करेंगे। तो अब कार्य के लिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन में कार्य बराबर क्या होगा, समाकलन f dx, और x1 बराबर 0 से x2 बराबर कहाँ तक जाना है, हमें 2 तक जाना है। ये हमने रख दिया 0 से 2, और f का मान क्या है, यहाँ पर f का मान कितना था, 2x प्लस 3 था, तो 2x प्लस 3 ये यहाँ रख दिया हमने dx। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसमें क्या लगाते हैं, हम बंटन नियम लगाते हैं, 0 से 2 2x dx प्लस 0 से 2 3 dx। अब इससे सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पर 2 जो है वो अचर पद है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे और x का समाकलन करेंगे। तो 2 को बाहर लिखेंगे तो x का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 2, बाहर 0 से 2 लिख दिया, 3 को बाहर लिख दिया, और dx का समाकलन क्या होता है, x, dx का समाकलन पीछे बताया था ना, x होता है, और 0 से 2 लिख दिया। अब इसमें अचर पद लिखने की जरूरत नहीं हमें, ये लीजिए 2 से तो 2 कट रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ गया, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, और 3 तो बाहर आ जाएगा, और 3, और x की जगह क्या रखेंगे 2 रख दिया, फिर माइनस x की जगह क्या रख दिया 0। ये देखो यहाँ पर क्या करा हमने, ये जो x है इसकी जगह पहले 2 रखा तो स्क्वायर ऑफ 2 हो गया, फिर माइनस इसकी जगह 0 रखा, स्क्वायर ऑफ 2 माइनस 0 हो गया। दूसरी बार ये जो है ना x, इसकी जगह पहले 2 रखा और फिर 0 रखा, 2 रखा फिर 0 रखा। तो इस तरह से अब ये क्या बन गया, देखो आपका मान बन गया 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, और कार्य किस में होता है, जूल में। तो अगर हम पीछे मात्रक नहीं लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से ये जो 10 जूल कार्य किया इसने, कितना आसान है। देखो अब किसी कण के वेग का मान समय पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। अपने को तात्क्षणिक वेग दे रखा है, हमको क्या निकालना है, t बराबर 0 पर करके मूल बिंदु पर था तो t बराबर 2 सेकंड पर उसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, इस क्वेश्चन में आपको लिमिट नहीं दी हुई कि कहाँ से कहाँ तक आपको करना है। तो इसको कैसे करेंगे, अपने को v बराबर वेग क्या दे रखा है, तात्क्षणिक वेग लिखेंगे हम इसको, ये क्या है तात्क्षणिक वेग। तो ये तात्क्षणिक वेग v बराबर कितना है 3t², ये समय पर निर्भर कर रहा है मीटर पर सेकंड। तो अगर हमें मान लीजिए अब स्थिति निकालनी है, तो कण की स्थिति कैसे निकालेंगे हम, कण की स्थिति निकालनी है x, तो हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन v dt, समय के सापेक्ष समाकलन कर देंगे, और x बराबर समाकलन v का मान रख देंगे 3t² dt। तो ये कितना आ जाएगा 3t² का समाकलन क्या होगा t3/3 प्लस कांस्टेंट k लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमें लिमिट्स नहीं दी हुई। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 से तो 3 कट हो गया, तो t3 प्लस k आ गया। अब देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। हमें दिया है प्रारंभ यानी शुरू में जब t बराबर 0 था तो कण कहाँ है, मूल बिंदु पर है। कहाँ पर है, कण मूल बिंदु पर है। मूल बिंदु का मतलब क्या हो गया कि उसकी स्थिति x बराबर 0 हो गई। मूल बिंदु क्या होता है, यानी कण x बराबर 0 स्थिति पे, जब भी मूल बिंदु आ जाए तो x का मान 0 रख देंगे। तो समीकरण 1
में रखने पर। अब देखो इसको रखने से क्या होगा, इसको रखने से क्या होगा कि आप x की जगह तो 0 रख दोगे, t की जगह क्या रख दोगे, 0 रख दोगे, k एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से आपको k का क्या मान मिल गया, k का मान 0 मिल गया। अर्थात आपके ये जो समीकरण 1 में जो k था, k जो है वो क्या है, 0 है। तो अगर k का मान 0 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर k का मान अगर आपका 0 है तो आपकी इक्वेशन 1 क्या बन गई, तो समीकरण 1 में रखने पर। तो अगर इसको समीकरण 1 में रखते हो तो आपका जो स्थिति आ गई कण की स्थिति, तो x बराबर क्या आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ इस समीकरण से देखो यहाँ पर x बराबर t3 आ जाएगी सिर्फ। तो x बराबर t की घात 3 सेकंड, ठीक है, x t की घात 3 मीटर, ये आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ इतना ही पूछा है उसने। तो t बराबर 0 पर मूल, तो t बराबर 2 सेकंड पर कण की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न अनुसार t बराबर 2 सेकंड पर कण की स्थिति, तो आप बता दो कण की स्थिति समीकरण में x बराबर t की जगह क्या रख दो 2, तो 2 की घात 3, तो क्या आ गया 8 मीटर, यानी कण जो है मूल बिंदु से 8 मीटर दूरी पर स्थित है। तो इस तरह से हमने इसको ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ हमने, ये इसके यूजेस हो गए। तो इस तरह से हमने समाकलन को समझ लिया। तो समाकलन का मेन जो यूज़ होता है वो दो ही यूज़ मेन जो हम यूज़ करते हैं। एक तो किसी भी ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल निकालना, जो कि आगे हम नेक्स्ट जब हम कैलकुलस करेंगे, नेक्स्ट जब हम काइनेमेटिक्स करेंगे यानी गतिकी करेंगे, तो वहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे। और दूसरा इसका जो यूज़ होता है, जैसे कार्य वगैरह निकालना है हमें, परिवर्ती बल के अधीन कार्य, तो वहाँ भी हम समाकलन करते हैं। यूजेस तो बहुत सारे हैं, हमारे सिलेबस में मेनली हम इन्हीं चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं।